Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. This is the part third of CSF examination. CSF examination पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि हमारी बॉडी में जो CSF फ्लूइड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो सर्कुलेट होता है। पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस करा था कि CSF एग्जामिनेशन करने के लिए हम CSF के सैंपल को एग्जैक्टली कैसे कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। तो दोनों का लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी। ये है हमारा पार्ट थर्ड ऑफ CSF एग्जामिनेशन, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम CSF सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो वो सैंपल जब हमारी पैथो लैब में आता है तो मेनली पैथो लैब के अंदर, पैथोलॉजी लैब के अंदर हम किस इन्वेस्टिगेशंस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ CSF। इसका मतलब आपके पास CSF सैंपल आपने एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करा, वो कंटेनर आपकी लैब में आया, तो लैब में आते ही आपने उसको जब देखा, फिजिकली जब आपने उस सैंपल को देखा, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस अपीयरेंस। मतलब फिजिकली जब आपने उस CSF को देखा तो आपको अपीयरेंस कैसी दिखी, राइट। तो नॉर्मली हम देखेंगे, देखिए हमें अगर आपको ये बताना है कि CSF में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो बताने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल CSF कैसे दिखता है। तो नॉर्मली CSF कैसा दिखता है? CSF होता है एकदम क्लियर, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, लाइक डिस्टिल वाटर। जैसे कि हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है एकदम कलरलेस और क्लियर, तो उसी तरीके से नॉर्मली CSF सैंपल होना चाहिए जिसमें कोई क्लॉट भी नहीं होता, कोई ब्लड क्लॉट भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि एबनॉर्मल CSF में आपको कैसी अपीयरेंस दिख सकती है। जैसे कि वो टर्बिड नजर आ सकता है। नॉर्मली क्या होता है, एकदम क्लियर होता है। क्लियर का मतलब क्या है कि आपने कंटेनर को उठाया, CSF के कंटेनर को जब आपने उठाया तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, राइट। जब आप उसके क्रॉस देखोगे तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए, वो होता है क्लियर। बट अगर वो टर्बिड नजर आ रहा है, आपने उसको उठा के देखा, वहां पे अगर टर्बिडिटी नजर आ रही है तो वो किस किस वजह से हो सकती है? इट मे बी बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। मे बी उस CSF सैंपल में ल्यूकोसाइट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। कितना ज्यादा? मोर देन 200 सेल्स, राइट। 200 सेल से ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो टर्बिड नजर आ सकता है। मे बी रेड सेल्स उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट हो। कितनी रेड सेल्स? मोर देन 400 सेल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, मे बी CSF जहाँ पे हमारा CSF फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ से हमने कलेक्ट करा, उस एरिया में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरियल, कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ, वो बैक्टीरिया जो फंगल हमारे उस सैंपल में भी प्रेजेंट हो। या फिर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स इंक्रीज हो गया हो, जो प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है नॉर्मली CSF के अंदर वो इंक्रीज हो गया हो। तो इन वजह से क्या हो सकता है, वो सैंपल है वो टर्बिड नजर आ सकता है। दूसरी चीज है, मे बी उसमें कोई ब्लड मिक्सड हो गया हो। ब्लड कब मिक्सड होगा? जब वहां पे कोई हेमरेज होगा। जैसे कि जब आपने कहाँ से कलेक्ट करा, CSF कलेक्शन में हमने देखा था कि CSF का सैंपल हम सब आर्किनोइड स्पेस से कलेक्ट करते हैं, तो मे बी वहां पे उस पेशेंट को सब आर्किनोइड हेमरेज हुआ हो, जिसकी वजह से उस CSF के अंदर ब्लड आ गया हो। या फिर आपका जो CSF सैंपल है वो विस्कस हो, मतलब काफी गाढ़ा हो। इन केसेस लाइक जैसे कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है, कई सारी मेनिंजाइटिस प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, सीवियर मेनिंजाइटिस है। इन सब केसेस में जो हमारा CSF फ्लूइड है वो कैसा आता है? हमारा विस्कस आता है। अभी हमने उसका ग्रॉस अपीयरेंस देख लिया। अब नेक्स्ट है नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है CSF का, कि नॉर्मली CSF के अंदर कितना कंपोजिशन किसी चीज का प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम से। तो नॉर्मल जो वॉल्यूम होती है CSF की वो होती है 100 to 150 एडल्ट्स में, या फिर 10 to 60 ml इन न्यूबॉर्न्स। अगर न्यूबॉर्न्स की बात करेंगे तो 10 to 60 ml, और एडल्ट्स की हम बात करें 200 to 150 ml। जो ओपनिंग प्रेशर है, हमने कलेक्शन में देखा था कि ओपनिंग प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं, वहां भी हमने देखा था उसको नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो ओपनिंग प्रेशर, देखिए ओपनिंग प्रेशर के हम नाम से समझ आ रहा है कि जैसे हम सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, जब ओपन होता है वो, ठीक है, तो किस प्रेशर से CSF सैंपल कलेक्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम ओपनिंग प्रेशर बोलते हैं। डिटेल में आपको समझना हो तो वो पार्ट सेकंड में मैंने मेंशन कर रखा है। तो ओपनिंग प्रेशर में कितना है नॉर्मल रेंज? 60 to 180 mm ऑफ वाटर इन एडल्ट्स में 60 to 180 mm ऑफ वाटर। और इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस, मतलब लेस देन 8 ईयर्स के चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स में कितना रहता है? 10 to 100 mm ऑफ वाटर। अपीयरेंस हमने अभी देखा, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, कोई क्लॉट नहीं होता, और विस्कोसिटी होती है जैसी वाटर की होती है उतनी ही विस्कोसिटी होती है नॉर्मली। सेल्स की हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे एज वाइज अगर हम देखेंगे ना तो इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा होते हैं। इन्फेंट्स में लगभग 0 to 30 सेल्स पर क्यूबिक होते हैं।
उसके बाद 1 to 4 की एज में 0 to 20, 0 to 30 से क्या हुआ, 0 to 20 आ गया, थोड़े कम हो गए सेल्स। फिर आते हैं 15 to 18 ईयर्स, उसमें और कम हो गए, 0 to 10 सेल्स रह गए पर क्यूबिक। और फिर लास्टली एडल्ट में कितने रह गए, और कम रह गए, 0 to 5। तो आपने देखा कि एज के साथ साथ क्या हुआ, ये नंबर ऑफ सेल्स कम होते जा रहे हैं। ग्लूकोज की अगर हम नॉर्मली बात करें तो ग्लूकोज का लेवल रहता है नॉर्मली 45 to 80 mg/dl। अगर आप इसको देखोगे तो ये लगभग 60% या फिर 2/3 होता है हमारा ब्लड ग्लूकोज। जो हमारा ब्लड नॉर्मली ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसका 2/3 या फिर 60% किसमें हमें मिल जाता है, CSF सैंपल के अंदर मिल जाता है। प्रोटीन्स की हम बात करें तो 15 to 45 mg/dl। देखिए यहाँ पे ग्राम पर डीएल नहीं है, नॉर्मली हम प्रोटीन्स को ग्राम पर डीएल में मेजर करते हैं, बट यहाँ पे प्रोटीन्स किस में मेजर किया जा रहा है, 15 to 45 mg/dl। नॉर्मली यहाँ पे भी वही है कि अगर आप प्लाज्मा प्रोटीन के कॉन्सेंट्रेशन को देखोगे ब्लड के अंदर तो लगभग 1% किस में प्रेजेंट होता है, हमारा उसका CSF में प्रेजेंट होता है। बिलिरुबिन की अगर हम बात करें तो नॉर्मली CSF के अंदर बिलिरुबिन एब्सेंट होता है। यहाँ पे देखिए जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो CSF एग्जामिनेशन हम करते हैं उसे हमेशा हमें कंपेयर करना चाहिए जो प्लाज्मा में फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ग्लूकोज को मेजर करें तो ग्लूकोज आप एक बार प्लाज्मा में या फिर ब्लड सैंपल में भी एक बार उसको मेजर करो, मतलब प्लाज्मा की जो फाइंडिंग्स है उसको आप कंपेयर करिए CSF एग्जामिनेशन से। तो आपको क्या दिखेगा कि जो प्लाज्मा में चेंजेस आते हैं, जैसे ग्लूकोज अगर प्लाज्मा में भी बढ़ रहा है तो वो कहाँ बढ़ता है, हमारे CSF सैंपल में भी बढ़ता है। तो जो चेंजेस हमारे प्लाज्मा में आते हैं वो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे CSF सैंपल के भी अंदर। इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है, तो मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सेल काउंट इन CSF या फिर माइक्रो एग्जामिनेशन ऑफ CSF। पैथोलॉजी लैब में अगर हम सेल काउंट करते हैं CSF का या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं CSF का तो मेनली पैथो लैब के अंदर हम जनरली करते हैं TLC और DLC। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर आपको TLC करना है CSF में देखना है कि कितने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है कि उस CSF सैंपल के अंदर कितने टोटल ल्यूकोसाइट्स मतलब कितने WBCs की काउंट प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, सबसे पहले हमें काउंटिंग चैम्बर चाहिए, ऐसा चैम्बर चाहिए जिसमें हम क्या कर सके, काउंट कर सके। तो यहाँ पे 2 काउंटिंग चैम्बर्स यूज में लिए जाते हैं, एक होता है फुक्स रोजेंथल चैम्बर और एक होता है इम्प्रूव न्यूबर्ट चैम्बर। इम्प्रूव न्यूबर्ट चैम्बर के बारे में आप सबने सुना होगा, जो जनरली यूज में लिया जाता है। बट एक और चैम्बर है फुक्स रोजेंथल चैम्बर, इसको भी हम TLC CSF के लिए हम यूज में ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में सिर्फ मेजरमेंट का डिफरेंस है। जैसे कि जो फुक्स रोजेंथल चैम्बर है हमारा, उसकी डेप्थ होती है 0.2 mm। इसकी डेप्थ कितनी होती है, 0.2 mm। और टोटल काउंटिंग एरियाज जो होते हैं वो होते हैं 16 स्क्वायर्स। वहीं अगर हम इम्प्रूव न्यूबर्ट चैम्बर के देखेंगे तो इसकी डेप्थ होती है 0.1 mm, राइट। और इसमें जो टोटल काउंटिंग एरियाज होते हैं वो होते हैं 9 स्क्वायर्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लास्ट में कैलकुलेशंस देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा कि अगर आप फुक्स रोजेंथल चैम्बर यूज में ले रहे हैं तो आप अलग फॉर्मूला यूज में लेंगे, और अगर आप न्यूबर्ट चैम्बर को यूज में ले रहे हैं तो हम अलग फॉर्मूला यूज में लेते हैं। तो फॉर्मूला को याद करने के लिए, समझने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों में मेजरमेंट्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस किस किस में, एक तो डेप्थ में, इसकी डेप्थ कितनी होती है 0.2 mm और न्यूबर्ट चैम्बर की डेप्थ कितनी होती है 0.1 mm। और वहीं अगर हम स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें तो यहाँ पे होते हैं 16 स्क्वायर जो एरिया होता है स्क्वायर का, और यहाँ पे कितना होता है 9 स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट है, एक चीज तो हमें काउंटिंग चैम्बर हमें रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट है हमें CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड की, ठीक है। एक फ्लूइड यूज में लिया जाता है, वो कौन सा है, CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड। नाम से समझ आ रहा है कि CSF को डाइल्यूट करने में हेल्प करता है, राइट। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है टर्क सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, 3 चीजें इसमें बेसिकली प्रेजेंट होती है। एक तो होती है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दूसरी होती है मेथाइलिन ब्लू और तीसरी होती है डिस्टिल्ड वाटर। इन तीनों का क्या काम है, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है वो होता है हमारा 4 ml। इसका क्या काम होता है कि इन केस अगर आपके CSF सैंपल के अंदर RBCs हैं तो उन RBCs को रिमूव करना, उनको ब्रेक डाउन करके उनको वहां से रिमूव कर देना। हमें क्यों रिमूव करना है, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, हमें WBCs काउंट करनी है। तो RBC इंटरफेयर ना करे उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करना जरूरी है। और रिमूव करने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखिए कोई भी रिएजेंट्स बनता है ना,
जब भी कोई रिएजेंट बनता है तो हमें एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है, उसके बेसिस पे कौन सी प्रॉपर्टी हमें किस चीज़ की यूज़ में लेनी है, उस हिसाब से हम कंपोजिशन बनाते हैं। अभी हमारा टारगेट क्या है, WBC काउंट करना, ठीक है, तो आपको याद करने में ईजी भी होगा। हमारा टारगेट क्या है, WBC को काउंट करना, हमें RBCs की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो RBC को हमें, हमारा पहला टारगेट क्या है कि RBCs को हम रिमूव कर दें। तो रिमूव कराने के लिए हमें कौन सा यहाँ पे रिएजेंट लगेगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो हमने डाइल्यूटिंग फ्लूइड में क्या ऐड कर दिया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब दूसरा टारगेट क्या है, हमें ल्यूकोसाइड्स या WBC को काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हमें उसको स्टेनिंग देनी होगी। जब हम स्टेनिंग देंगे तभी तो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे वो स्टेन ल्यूकोसाइड नजर आएंगे और हम उसको काउंट कर पाएंगे। तो स्टेनिंग देने के लिए हमने इसके अंदर कौन सा स्टेन ऐड कर दिया, मेथालिन ब्लू, कितना, 10 ड्रॉप्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, हमें उसको सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने उसमें क्या ऐड करा, डिस्टिल वाटर, लगभग कितना, 200 ml तक बनाने के लिए हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया। फिर हमें क्या चाहिए, पास्चर पिपेट्स चाहिए। चैम्बर को आपको चार्ज करना है तो हमें पास्चर पिपेट्स चाहिए। और लास्ट में हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है, तो फाइनली हमें क्या चाहिए, लास्ट में माइक्रोस्कोप्स चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारी TLC की प्रोसीजर क्या रहती है। तो देखिए, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स देख लिया कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, हमने सब चीज़ें हमारी टेबल पे अरेंज कर ली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपके पास जो कंटेनर है CSF सैंपल का, उस कंटेनर को आप अच्छे से केयरफुली क्या कर लोगे, CSF सैंपल को अच्छे से मिक्स कर लोगे। मिक्स करने के बाद हम चैम्बर लेंगे। ऑप्शन है आपके पास, आप फुक्स रोजेंथल चैम्बर लीजिए या फिर न्यूबार चैम्बर लीजिए, ठीक है, दोनों में से एक चैम्बर आपको लेना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब ग्रॉस एग्जामिनेशन करा CSF का, जब आपने उसको फिजिकली देखा कंटेनर में CSF को, अगर वो CSF सैंपल एकदम क्लियर है तो आप डायरेक्ट आपके चैम्बर को चार्ज कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपका CSF सैंपल क्लाउडी है, ठीक है, टर्बिड है, क्लाउडी अगर आपको नजर आ रहा है, तो पहले आपको उसका डाइल्यूशन बनाना होगा। यहाँ पे कितना डाइल्यूशन बनता है, 1:20 का डाइल्यूशन बनाना होता है। वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप WBC पिपेट को यूज में अगर ले रहे हैं, तो WBC पिपेट को अगर आप यूज में ले रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.5 मार्क तक आपको जो पिपेट है वहां पे जो 0.5 मार्क आपको नजर आएगा, वहां तक सबसे पहले आप CSF सैंपल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 11 मार्क तक आप उसके अंदर डाइल्यूटिंग फ्लूइड को ऐड करोगे, अच्छे से मिक्स कर लोगे, और मिक्स करने के बाद उसी पिपेट से आप क्या कर दोगे, आपके चैम्बर को चार्ज कर दोगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप एक कंटेनर लेंगे, कुछ छोटी सी बॉटल लेंगे, उसके अंदर आप सबसे पहले 9.95 ml CSF डाइल्यूटिंग फ्लूइड ऐड करेंगे और उसके अंदर आप फिर 0.05 ml ऑफ CSF को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर पार्शियल पिपेट से उस सैंपल को लेके आप चैम्बर को चार्ज करेंगे, राइट। ऐसा कब करना है, जब हमारा जो सैंपल है वो क्या हो, क्लाउडी हो। अगर CSF सैंपल एकदम क्लियर है तो हम उसको अनडाइल्यूटेड रखेंगे और सीधा हम उस चैम्बर को चार्ज कर देंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करना है, चार्ज करने के बाद उस काउंटिंग चैम्बर को हमने 5 मिनट के लिए रख देना है, जिससे उस 5 मिनट के अंदर जो वो सेल्स हैं उसके अंदर जो हमें ल्यूकोसाइट्स एग्जैक्टली जो हमें काउंट करनी है वो सब क्या हो जाए, अच्छे से सेटल हो जाए। उसके बाद उस चैम्बर को हम माइक्रोस्कोप स्टेज के ऊपर रखेंगे और उसको 10x ऑब्जेक्टिव लेंस के अंडर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करते टाइम या कैलकुलेशंस करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फुक्स रोजेंथल चैम्बर को यूज में ले रहे हैं तो उसमें हमें काउंटिंग करनी है 5 स्क्वायर्स के अंदर। कौन कौन से 5 स्क्वायर्स, नंबर 1, 4, 7, 13 एंड 16। और अगर आप न्यूबार चैम्बर को यूज में ले रहे हैं तो उसके अंदर आप काउंट करेंगे सेल्स इन ऑल 9 स्क्वायर्स। अगर आप फुक्स रोजेंथल चैम्बर यूज में ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 स्क्वायर्स काउंट करने हैं, 1, 4, 7, 13 एंड 16। और अगर आप न्यूबार चैम्बर यूज में ले रहे हैं तो आपको सारे 9 स्क्वायर्स काउंट करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारी कैलकुलेशंस, जो हम चैम्बर जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इन केस आप फुक्स रोजेंथल चैम्बर को यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, कितनी सेल्स काउंट करी, डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड, कितने एरिया में आपने उसको काउंट करा है, और डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, डेप्थ ऑफ द चैम्बर, कितना उस चैम्बर का डेप्थ है। तो उसमें देखिए क्या है, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड डिवाइडेड बाय हमने एरिया काउंटेड अभी देखा था कितने स्क्वायर्स में हमने उसको काउंट करा था, 5 स्क्वायर्स में। हमने डेप्थ देखी थी उसकी, तो कितनी थी, 0.2, मतलब उसकी जितनी डेप्थ है उतनी फ्लूइड की डेप्थ है। जितना आपने फ्लूइड डाला, जितनी उसकी डेप्थ होगी चैम्बर की, उतना ही फ्लूइड डालोगे। तो डेप्थ ऑफ फ्लूइड बोलो या डेप्थ ऑफ चैम्बर बोलो, एक बात है। तो डेप्थ ऑफ फ्लूइड या डेप्थ ऑफ चैम्बर कितनी थी उसकी, 0.2 mm या फिर 2/10 mm। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा, देखो 5 × 2 हम करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 से 10 ये क्रॉस हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, फुक्स रोजेंथल चैम्बर के अंदर इज इक्वल्स टू, मतलब जितनी भी काउंट आप कर रहे हो वो नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड उतना ही है, ठीक है। इफ CSF स्पेसिमेन इज डाइल्यूटेड, इन केस अगर आपका जो सैंपल था वो क्लाउडी था, आपने उसको डाइल्यूट करा, तो हम डाइल्यूशन फैक्टर से इनटू कर देते हैं, तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ल्यूकोसाइट्स इन CSF पर क्यूबिक आपका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू 20, ठीक है। अगर आप विदाउट डाइल्यूशन यूज में ले रहे हैं तो आपका फॉर्मूला होगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, और अगर आप डाइल्यूशन फैक्टर डाइल्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू 20। इन केस अगर आप न्यूबॉट चैम्बर को यूज में ले रहे हैं तो वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बट मेजरमेंट्स चेंज हो जाएंगी, वही नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड इनटू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। तो नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, यहाँ पे एरिया काउंटेड कितने थे, कितने हमने स्क्वायर्स करे थे 9, और आपका जो डेप्थ था वो कितना था 1/10 या फिर 0.1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू 10 डिवाइड बाय 9। अगर इस केस में भी वही है कि अगर आपका सैंपल क्लाउडी था और आपने डाइल्यूट करा है तो आप उसको डाइल्यूशन फैक्टर से इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका ल्यूकोसाइट्स इन CSF पर क्यूबिक कितना बन जाएगा आपका, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, जितना आपने नंबर ऑफ सेल्स काउंट करे उसको इनटू करा 10 से, फिर इनटू करा उसको डाइल्यूशन फैक्टर जो है आपका 20, क्योंकि आपने डाइल्यूशन बनाया 1:20 का, और डिवाइडेड बाय 9, ये आपका पूरा फॉर्मूला बनेगा। इन केस जब आपने काउंटिंग करी इसकी ल्यूकोसाइट्स की, WBCs की CSF के अंदर, आपने काउंटिंग करते टाइम आपको आपके जो रिजल्ट है वो ये आ रहा है कि इंक्रीज नंबर आ रहा है, WBCs का जो लेवल है, जो काउंटिंग है वो काफी ज्यादा इंक्रीज आ रहा है CSF सैंपल के अंदर, तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्लूओसाइटोसिस। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.